व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के कुछ चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के व्यू से। उसमें क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। हालांकि इसका आंसर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है जैसे डीसी जनरेटर में एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम। तो एक्स भाग जो है ये क्या है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर रेजर। ठीक है, कम्यूटेटर जो होता है इसके बाद वाला भाग है, ये हमारा कम्यूटेटर है। ठीक है, और ये कम्यूटेटर रेजर है। ठीक है, तो कम्यूटेटर का काम होता है डीसी जनरेटर में एसी सप्लाई को डीसी में बदलना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो एसी सप्लाई चूँकि डीसी जनरेटर जब जनरेटर को घुमाते हैं तो उसके आर्मेचर में एसी जनरेट होता है, लेकिन कम्यूटेटर से हमारा डीसी निकलता है, तो कम्यूटेटर का काम होता है एसी को डीसी में बदलना। ठीक है, तो ऊपर जो होता है वो इरेजर लगा है उसका, और ये दूसरा जो नीचे वाला भाग है वो कम्यूटेटर है। तो पहले का ऑप्शन सी सही है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो यहाँ पे जनरेटर बना रखा है एक। ठीक है, ये डीसी जनरेटर है, तो इसका नाम क्या है पूछ रहा है। ठीक है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है पूछ रहा है यहाँ पे, दूसरा चैप्टर। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो होती है हमारी, ये होती है सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये होती है शंट फील्ड वाइंडिंग। तो जिसमें सीरीज और शंट दोनों फील्ड होती हैं वो होता है कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, लेकिन अब कंपाउंड जनरेटर है तो, लेकिन कौन सा कंपाउंड जनरेटर है, अब इसमें देखिए करंट की दिशा दोनों में क्या है, अलग अलग है। एक में करंट देखिए इस दिशा में है, दूसरे में करंट उसके अपोजिट दिशा में है। तो जब करंट सीरीज और शंट फील्ड में अलग अलग दिशा में होती है तो वो होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो ऑप्शन इसमें ए सही है। ठीक है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो नियम हो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, क्योंकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ से मोटर के घूमने की दिशा ज्ञात की जाती है और फ्लेमिंग के दाएं हाथ से डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा को ज्ञात किया जाता है। तो तीसरे का ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो जो गणना का सूत्र है डीसी जनरेटर का वो ई बराबर है NP5Z/60A। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो हो सही होगा हमारा वो सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, 5ZNP/60 A, जहाँ फाई क्या है फ्लक्स पर पोल, जेड नंबर ऑफ कंडक्टर होता है, एन जो होता है वो घूम गति होती है आरपीएम में, रेवोल्यूशन पर मिनट, पी नंबर ऑफ पोल होते हैं और ए पैरेलल पाथ होता है डीसी जनरेटर में। ठीक है, आर्मेचर में कितने पैरेलल पाथ बन रहे हैं। इसका पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, चौथे का सी ऑप्शन सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। ठीक है, डीसी बैक ईएमएफ गणना करने का सूत्र। तो बैक ईएमएफ जो डीसी जनरेटर में हमारा होता है वो डीसी जनरेटर में ई बराबर होता है V+IA/RA। ठीक है, ई बराबर V+IA/RA होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन डी वाला सही है, 5 का। नहीं सॉरी, ये डीसी मोटर है यहाँ पे। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कैलकुलेट बैक। हाँ, डीसी मोटर है, डीसी मोटर का फार्मूला पूछ रहा है, तो इसमें सी वाला सही होगा। डीसी मोटर में जो फार्मूला होता है वो ई बी बराबर होता है V-IA/RA। सी ऑप्शन सही है। और यहीं अगर डीसी जनरेटर होता तो इसमें ई बराबर होता है V+IA/RA। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो पांचवा का ऑप्शन सी सही है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन देखते हैं,
8वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि डीसी जनरेटर में जो है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये नीचे वाला जो भाग होता है ये क्या होता है, ये नीचे वाला भाग ये पूरा का पूरा होता है पोल शू। ठीक है, पोल के नीचे का जो भाग होता है जो थोड़ा सा कर्व के रूप में होता है, ठीक है, थोड़ा झुकाव होता है दोनों साइड में, बीच में गहरा होता है, इसको बोलते हैं पोल शू। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है इसमें। इसके बाद देखते हैं, आगे चलते हैं। दिया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का नाम क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बना के, जो है फिगर बना है डीसी जनरेटर का। तो इसमें देखिए सिंपल है, ये हमारा जो है डीसी जनरेटर है, ठीक है, ये इसकी फील्ड वाइंडिंग है। तो अलग से फील्ड वाइंडिंग दी गई है, इसलिए क्या कौन सा है, अलग से उत्तेजित जनरेटर बोला जाएगा इसको, क्योंकि इसकी फील्ड वाइंडिंग क्या है, अलग अलग से उत्तेजित की जाती है, अलग से इसको सप्लाई दी जा रही है। और डीसी जनरेटर उससे अलग है, डीसी जनरेटर का कोई कनेक्शन जो है फील्ड से नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा इसमें, अलग से उत्तेजित जनरेटर, या इसको बोलते हैं हम सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, तो 7 का डी ऑप्शन सही होगा। 8वां देखते हैं, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो जनरेटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, हम जनरेटर को घुमाते हैं, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, तो जनरेटर हमारा विद्युत को उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन डी सही है इसमें। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर फील्ड। डीसी जनरेटर फील्ड, ये जो फील्ड बनाई गई है ये फील्ड का नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 तरह की वाइंडिंग है, दोनों की जो दिशा है वो एक ही है ना, दोनों की दिशा क्या है, एक ही दिशा है। तो लघु शंट, शॉर्ट शंट कंपाउंड, लॉन्ग शंट कंपाउंड, डिफरेंशियली कंपाउंड। अब दोनों जो कॉयल हैं, कॉयल नंबर 1, ये एक है कॉयल नंबर, ये दूसरी कॉयल है। ठीक है, दोनों में देखिए करंट की दिशा क्या है, समान है, करंट की दोनों में एक ही दिशा में जो है वो फ्लो कर रही है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि दोनों के फ्लक्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, दोनों के फ्लक्स जुड़ जाएंगे। तो इसलिए ये होता है हमारा जो है क्यूमुलेटिव संचयी यौगिक जनरेटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर होगा। ठीक है, विभेदक नहीं होगा, डिफरेंशियली कंपाउंड नहीं होगा, संचयी होगा। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन डी सही होगा, 9 का ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसमें ऑप्शन जो है वो क्या है, फैराडो के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पे जो है डीसी जनरेटर हमारा वर्क करता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय, इसका ऑप्शन डी सही है 10वें का। और फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये कहता है कि जब किसी कॉइल को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उस कॉइल में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे उस कॉइल में करंट का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत पे हमारा डीसी जनरेटर वर्क करता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। अच्छा, गतिशील रूप से ईएमएफ हमारा 2 तरह से उत्पन्न होता है वोल्टेज, एक तो होता है स्टैटिक ईएमएफ, ठीक है, जो कि स्टेशनरी होने पे उत्पन्न होता है, जो कॉइल हमारी स्थिर होती है उसमें उत्पन्न होता है, जैसे ट्रांसफार्मर में। और जनरेटर में क्या होता है, गतिशील विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें कॉइल को घुमाया जाता है। जब घुमाया जाता है आर्मेचर को, आर्मेचर में कॉइल होती है, आर्मेचर में जो कॉइल होती है उसको घुमाने पर क्या होता है कि उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इसके लिए सूत्र जो होता है वो होता है BLV sin थीटा,
जहाँ बी होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यल होता है चालक की लंबाई और वी होता है किस वेलोसिटी से उसको घुमाया जा रहा है। साइन थीटा होता है चालक के घूमने की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के बीच बना कोण थीटा। ठीक है, तो कुल मिला के गतिशील प्रेरित विद्युत वाहक बल के निकालने का फार्मूला है V बराबर BLV साइन थीटा वोल्ट। तो ऑप्शन सी सही है, 11 का सी। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम जो होता है वो चालक की गति की दिशा को भी बताता है, नहीं सॉरी, विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है और जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी बताता है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर के भाग का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। तो ये इसको बोलते हैं योक। जो ऊपर का ढांचा होता है जनरेटर का या मोटर का, ऊपर का जो आवरण होता है, जो ढांचा बोलता है, उसको बोला जाता है योक। ठीक है, तो 13 का क्वेश्चन है डी सही है, इसमें इसको योक बोला जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते बनेंगे। ठीक है, तो 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में हम जानते हैं लैप बाइंडिंग में पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल के बराबर होते हैं। ठीक है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है आप लोगों को। 2 तरह की बाइंडिंग होती है डीसी जनरेटर में। डीसी जनरेटर के आर्मेचर में 2 तरह की बाइंडिंग होती है, एक होती है लैप बाइंडिंग और एक होती है वेव बाइंडिंग। तो लैप बाइंडिंग में समानांतर पाथों की संख्या पोल के बराबर होती है और वेव बाइंडिंग में समानांतर पाथों की संख्या 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग में जो समानांतर पाथ होंगे वो 4 होंगे, लेकिन डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग बोल रहा है यहाँ पे। डुप्लेक्स मतलब डबल बाइंडिंग है। ठीक है, मतलब 2 कंडक्टर की बाइंडिंग है एक साथ। ठीक है, तो जस्ट उसका दूना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग के नाते इसमें समानांतर पाथों की संख्या 8 हो जाएगी, तो 14 का सी सही है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर की अगर यहाँ पे सिंप्लेक्स बाइंडिंग होती तो जो समानांतर पाथ की संख्या थी, समानांतर रास्ते होते कितने, पोल के बराबर, तो 4 ही होता। लेकिन डुप्लेक्स बाइंडिंग है तो वहाँ पे दूना हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। ठीक है, डुप्लेक्स मतलब डबल। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। तो ये जाहिर सी बात है, ये आर्मेचर को दिखाया जा रहा है ना। ये आर्मेचर है, आर्मेचर में स्लॉट्स कटे हुए हैं और स्लॉटों में वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, तो ये आर्मेचर कोर है, इसको बोलेंगे। 15 का डी ऑप्शन सही होगा। ये होता है आर्मेचर कोर लैमिनेशन, इसको बताया जाता है। आर्मेचर की कोर को लैमिनेट किया जाता है। लैमिनेट मतलब पटलित बनाया जाता है, क्यों, जिससे भंवर धारा हानि या एडी करंट लॉस कम से कम हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो इंटरपोल जो होते हैं वो भी एक तरह की वाइंडिंग होती है जो कि मेन पोल के बीच में की जाती है। मेन पोल जो होते हैं किनारों पे जो मेन पोल लगे होते हैं डीसी जनरेटर में। ठीक है, वह मेन पोल, जैसे ये हमारा क्या है डीसी जनरेटर है, ये मेन पोल है। इनके बीच में पतले पतले पोल जो होते हैं इन्हें बोला जाता है इंटरपोल। ठीक है, ये पतला पोल और ये दोनों इंटरपोल हैं। तो इनकी वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। इंटरपोल में जो वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ सीरीज में या श्रृंखला में जोड़ा जाता है। ठीक है, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, तो ऑप्शन ए सही है, 16 का ए। ठीक है, 17वां देखिए, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है।
ठीक है, वोल्टेज के निर्माण करने में। ऑप्शन ए सही है 17 का, ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, स्वयं उत्तेजित मतलब एक जनरेटर खुद की सप्लाई देकर अपनी फील्ड वाइंडिंग से फ्लक्स को उत्पन्न करता है, उसे बोलेंगे स्वयं उत्तेजित। दो तरह के जनरेटर होते हैं, एक होता है पृथक उत्तेजित और एक होता है स्वयं उत्तेजित। पृथक उत्तेजित में जो उसकी वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग, उसको अलग से डीसी सप्लाई दी जाती है, तो वहाँ पे तो चुंबकत्व तो आसानी से उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन स्वयं उत्तेजित जो जनरेटर होंगे उनमें जनरेटर जो वोल्टेज बनाता है उसी वोल्टेज से कुछ करंट उसमें उसकी वाइंडिंग में जाती है, जिससे उसका चुंबकत्व उत्पन्न होता है। तो जब तक जनरेटर स्टार्ट नहीं होता है तब तक उसमें जो बचा हुआ चुंबकत्व होता है वो उसके वोल्टेज को बनाता है। एक बार वोल्टेज बन गया तो फिर वो सप्लाई देना शुरू कर देगा, और जिससे उसकी फील्ड को सप्लाई मिलेगा और चुंबकत्व बनना शुरू हो जाएगा। तो स्वयं उत्तेजित में डीसी अवशिष्ट चुंबकत्व होना ज़रूरी है। अगर अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होगा तो जनरेटर वोल्टेज ही नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो 17 का ए ऑप्शन सही है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 18वां क्वेश्चन है। देखिए, डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापने वाले दो बिंदु कौन से हैं? देखिए, इसमें है ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। ब्रश और कम्यूटेटर, क्योंकि कम्यूटेटर और ब्रश, कम्यूटेटर जो ब्रश जो होता है वो कम्यूटेटर के ऊपर ही रगड़ खाता है, उसके ऊपर ही लगा होता है, और वो कम्यूटेटर की हर एक पत्ती से रगड़ खाते हुए रहता है जब हमारा जनरेटर चल रहा होता है। तो प्रतिरोध मापने के लिए एक सिरा ब्रश पे रखेंगे और एक कम्यूटेटर पे रखेंगे, तो उनके बीच का प्रतिरोध हमें पता चल जाएगा। तो 18 का सी ऑप्शन सही है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? तो एक्स जो होता है वो ये आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है, 19 का सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो डीसी जनरेटर जो वोल्टेज बनाता है तो कुछ आर्मेचर रिएक्शन होता है। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से डीसी जनरेटर का वोल्टेज क्या होता है, कुछ कम हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ लॉस हो जाता है वाइंडिंग में, तो टर्मिनल वोल्टेज जो टर्मिनल पे मिलता है वह जनरेटेड वोल्टेज से कम ही मिलता है। ठीक है, तो पहला जो ड्रॉप दिखाया गया है यहाँ पे वो आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है। ठीक है, पहला जो ड्रॉप है वो क्या है, ये पहला जो ड्रॉप है ये वाला ड्रॉप, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो ड्रॉप है ये आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है, और ये वाला जो ड्रॉप है वो पहला वाला आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है, दूसरा वाला जो है वो फील्ड वाइंडिंग वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, सॉरी, आर्मेचर वाइंडिंग वोल्टेज ड्रॉप है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 19 का ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हो? है ना, तो ये क्या होगा, कंपाउंड जनरेटर पूछ रहा है शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा है, तो समानांतर में जो जुड़ता है तो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर होता है। ठीक है, 20 का ऑप्शन यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा है, अच्छा सॉरी, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 20 का डी। ठीक है, इसका फिगर कुछ इस तरह बनेगा, जैसे ये जो है इसका फिगर इस तरह से बनेगा। जो लॉन्ग शॉर्ट शंट जनरेटर होता है ये सीरीज फील्ड होगी, ये आर्मेचर होगा और ये मोटर है। ठीक है, यहाँ से इसकी शंट फील्ड वाइंडिंग जुड़ेगी और यहाँ पे हमारा
टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, ये जनरेटर है, ये शंट फील्ड है, शंट फील्ड, ये आर्मेचर फील्ड है और ये सीरीज फील्ड है। तो इस अरेंजमेंट को पूरा बोलते हैं हम लघु शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन डी सही होगा, जिसमें क्या नाम है, फील्ड वाइंडिंग और क्या नाम आर्मेचर वाइंडिंग समानांतर में जुड़ेंगी। ठीक है।